वियाग्रा की हादसाती दरियाफ्त जिसने सेक्स की दुनिया में इनकलाब बर्पा किया। वियाग्रा की इजाद सेक्स की तारीख में एक अहम मौका था, ताहम दिलचस्प बात यह है कि ये एक हादसाती इजाद थी जो एक ऐसे तजुर्बे के दौरान हुई जिसका मकसद कुछ और था। वियाग्रा की फरोख्त का आगाज सना 1998 में हुआ और फिर यह तकरीबन फौरन ही सबसे ज्यादा फरोख्त होने वाली दवा बन गई। अमरीकी दवासाज कंपनी फाइजर की तरफ से इत्तेफाकना दरियाफ्त होने वाली नीली गोली उनके लिए पैसा कमाने वाली एक बहुत ही जबरदस्त मशीन बन गई। सिर्फ पहले 3 माह में अमरीकियों ने उज़्व तनासुल की दुरुस्तगी के लिए इस दवा पर एक अंदाजे के मुताबिक 40 करोड़ डॉलर खर्च किए। माहिरीन का कहना है कि सालाना वियाग्रा का कानूनी तौर पर इस्तेमाल तकरीबन 40 टन के करीब होता है। अब आते हैं तफसील की तरफ। अस्सलाम अलैकुम, मेरा नाम प्रोफेसर सज्जाद अली है। अब से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शुक्रिया। बरतानिया में फाइजर के तहकीकी शोबे में काम करने वाले डॉक्टर मीतिरा बावलनल ने BBC ब्राजील को बताया कि आज जो दवा उज़्व तनासुल की कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है वो इत्तेफाकना दरियाफ्त हो गई है। साइमन कैम्बल एक केमिस्ट थे जो फाइजर कंपनी के साथ दिल की बीमारी के लिए एक दवा पर तहकीक कर रहे थे। उन्होंने BBC वर्ल्ड सर्विस के प्रोग्राम दी जीनियस ऑफ अलिफॉक्सीडेंट्स में बताया कि हमने अमलविडापेन नामी एक दवा दरियाफ्त की जो किसी जमाने में दिल के आर्जे के लिए चौथी मशहूर दवा थी। इस दौरान साइमन ने एक और दरियाफ्त की कि साकिल GMP नामी मालिक्यूल पट्टों को आरामदेह बनाने में मदद देता है। इस तहकीक में शामिल एक और साइंसदान ने बताया कि इस तहकीक के दौरान एक कंपाउंड की दरियाफ्त हुई जिसे उनजानल हाइपरटेंशन के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ताहम तहकीक के दौरान साइमन की टीम को मतलूबा नताइज नहीं मिल सके। वो बताते हैं कि हम बहुत मायूस थे और ऐसा लग रहा था कि प्रोग्राम रोक दिया जाएगा। ताहम फिर एक फैसला किया गया कि हम एक आखिरी 10 रोजा तजर्बा करते हैं और इसमें रजाकारों पर ज्यादा दवाई इस्तेमाल करके देखते हैं कि क्या नताइज हासिल होते हैं। ये 1990 की दहाई के आगाज की बात है जब ऐसे साइंसी तजुर्बात के लिए सिर्फ मर्द रजाकार चने जाते थे। साइमन का कहना है कि 10 दिन बाद जब तजुर्बा खत्म हुआ तो हमने सवाल किया कि आखिरी नतीजा क्या निकला, तो हमारे पास ज्यादा जवाब नहीं थे। हमने तहकीक के सरबराह से पूछा तो उन्होंने बताया कि रजाकार मरीजों में जो दिल के आर्जे में मुब्तला थे पट्ठों में दर्द, सर दर्द और पेट की तकालीफ देखने को मिले हैं। लेकिन इस तजुर्बे में शामिल नर्सों ने एक और मुशाहिदा भी किया था और वो मुशाहिदा ये था कि रजाकारों को उज़्व तनासुल की कारकर्दगी का एहसास हो रहा था जो मामूल से ज्यादा था। याद रहे कि क्लिनिकल तजुर्बात में रजाकारों से आम सवाल पूछे जाते हैं जैसा कि क्या आपको कोई तकलीफ तो नहीं, या आप कैसा महसूस कर रहे हैं। डॉक्टर पीटर एलिस भी इस नई दवा के असरात पर काम कर रहे थे। वो बताते हैं कि हमें उन सवालों का एक जवाब ये मिला कि लोग उज़्व तनासुल की गैर मामूली कारकर्दगी महसूस कर रहे थे। ये नतीजा इस तजुर्बे में शामिल टीम के लिए इंतहाई हैरान कुन और गैर मुतवक्के था। डॉक्टर पीटर का कहना है कि 8 रजाकारों में से 5 के साथ ऐसा हुआ, जिसके बाद हमें सोचना पड़ा कि आया ये दवाई का कोई वक्ती असर है या हम मर्दाना बीमारी का इलाज दरियाफ्त कर चुके हैं। साइमन कहते हैं कि ये रजाकार 10 दिन तक वार्ड में रहे और उन्होंने वही खाया जो हमने उनको दिया और वही पिया जो उनको बताया गया। डॉक्टर डेविड ब्राउन वियाग्रा की इजाद में शामिल थे। वो कहते हैं कि इन रजाकारों से अब भी मिलना चाहेंगे। उन्होंने तारीख रकम की, अगरचे इस वक्त शायद वो थोड़ा सा पैसा कमाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने लोगों की जिंदगियों में बड़ी तब्दीली लाने में अहम किरदार अदा किया। जिस तहकीक में वियाग्रा की हादसाती दरियाफ्त हुई वो 1992 में हुई, ताहम इस दरियाफ्त के बाद फाइजर कंपनी ने 21 मजीद ट्रायल किए। साइमन कहते हैं कि इन तजुर्बात में वो मरीज शामिल थे जिनको उज़्व तनासुल की कारकर्दगी के मसाइल का सामना था और हर तजुर्बे में दवा ने काम किया जो हैरान कुन था, क्योंकि आमतौर पर किसी तजुर्बे में 100% नताइज नहीं मिलते। इन तजुर्बात की एक और बात भी दिलचस्प थी। साइमन कैम्पबेल कहते हैं कि आमतौर पर जब मरीज को दवाई दी जाती है तो वो भूल जाते हैं, उनको दवा लेना याद नहीं रहता, ताहम इस तजुर्बे में ऐसी कोई मुश्किल पेश नहीं है। मुझे तजुर्बे में शामिल लोगों ने बताया कि रजाकार मरीजों ने गैर इस्तेमाल शुदा वियाग्रा वापस करने से इनकार कर दिया।
हम जानते थे कि हमने किसको कितनी गोलियां दी हैं, लेकिन मरीजों ने झूठ बोला कि उनके पास अब कोई गोली बाकी नहीं बची। आप आदत को भूल जाएं। मरीज खुद कह रहा था कि मैं गोली वापस नहीं करूंगा। वियाग्रा के क्लिनिकल तजुर्बात इतने कामयाब रहे कि फाइजर ने इसे जल्द से जल्द मार्केट में लाने का फैसला किया। 6 माह के अंदर अमेरिकी एजेंसी FDA ने गोली को फरोख्त के लिए मंजूरी भी दे दी। 1998 में वियाग्रा मार्केट में आ गई और उसे ब्लू पिल, नीली गोली का नाम भी मिला। इन रजाकारों की वजह से करोड़ों लोगों का फायदा हुआ और वियाग्रा दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली दवा बन गई। साइमन कहते हैं कि दिलचस्प बात यह है कि पहले तजुर्बे के दौरान जब हादसाती तौर पर इस गोली के इस असर का इल्म हुआ तो हम नहीं जानते थे कि ऐसी किसी दवा की जरूरत भी है। लेकिन दुनिया की तारीख में ये एक पुराना मसला रहा है। तारीखी एतबार से इस मर्दाना मसले का पहला बाकायदा तज़किरा कदीम मिस्र की तहरीरों से मिलता है जो 2000 कब्ल अज़ मसीह की है। इस वक्त के तिब्बीब मशवरा देते थे कि मरीज मगरमच्छ के बच्चे का दिल हासिल करें और उसका उज़ू तनासुल पर मसाज करें। ताहम वियाग्रा की दरियाफ्त ने इस मसले का इनकलाबी हल पेश किया। साइमन बताते हैं कि बुनियादी तौर पर वियाग्रा मर्दाना उज़्व तनासुल में खून के बहाव को बेहतर बनाती है। इंसानी दिमाग एक न्यूरोट्रांसमीटर खारिज करता है जिसे नाइट्रिक ऑक्साइड कहते हैं, जो उज़ू तनासुल की शरियानों में जाकर साइक्लिक GMP खारिज करता है। जिन अफराद में उज़्व तनासुल की कारकर्दगी का मसला होता है उनमें दरअसल मुनासिब मिकदार में साइक्लिक GMP नहीं बन रहा होता और वियाग्रा इस अमल को बेहतर बनाती। साइमन कहते हैं कि वियाग्रा दरअसल एक तिब्बी मसले का हल है। उनका कहना है कि 50 मिलीग्राम गोली के 70% नताइज हासिल होते हैं, ताहम ज़ियाबतीस और हाइपरटेंशन के मरीजों में इसके नताइज 60% हैं, जबकि जिन मरीजों का मसाना निकाला जा चुका होता है इनमें 40% तक नताइज हासिल होते हैं। साइमन बताते हैं कि इसकी वजह यह है कि मसाना निकालते वक्त सर्जन उज़्व तनासुल की चंद रगों को काट देते हैं। ताहम उनका कहना है कि ये एक मुअस्सिर दवा है। मुझे ऐसे लोगों से इल्म हुआ जो व्हील चेयर पर थे कि अब वो बच्चा पैदा करने की सलाहियत रखते हैं। वाज़ेह रहे कि अब वियाग्रा को दीगर अमराज के इलाज के लिए भी इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि दिमाग के कैंसर का इलाज भी इस दवा से मुमकिन बनाने पर तहकीक हो रही है। ख्वातीन के लिए वियाग्रा बनाने की जानिब जाने का पहला नुक्ता नज़र बिल्कुल इसी उसूल पर मबनी था, यानी ऐसी दवा बनाई जाए जो अंदाम निहानी और कलाइटोरिस में खून की गर्दिश बढ़ाए। डॉक्टर बावलनल कहते हैं कि वो बाफ्तें, टिश्यूज जो नर और मादा के जिनसी आज़ा की तख्लीक करती हैं, वो जनीन की नशोनुमा के इब्तिदाई मराहिल में एक जैसी होती है। ये टिश्यूज मुख्तलिफ होते हैं क्योंकि ये हार्मोन्स के पैदा होने से ज़हूर में आते हैं, लेकिन जिनसी आज़ा की तख्लीक करने वाले स्टीम सील्स बुनियादी तौर पर नर और मादा में एक जैसे होते हैं और एंजाइम फास्फोडिसिटिरेज टाइप 5 भी टिश्यूज में मौजूद होता है। हमने सोचा, ठीक है, अगर ये मर्दों के लिए काम करता है तो उसका ख्वातीन पर मुअस्सर होने का बहुत इम्कान है। लेकिन ऐसा नहीं था। जिस्मानी जांच ने यहाँ तक के अंदाम निहानी और कलाइटोरिस में खून के बहाव में इजाफा दिखाया, लेकिन कंट्रोल ग्रुप के शुरका और वियाग्रा लेने वाले दोनों ने जिनसी फेल में कोई बेहतरी नहीं बताई। इसी तरह की तहकीक करने वाले दीगर अद्वियत बनाने वाले भी इसी मसले से दो चार हुए थे कि ये हैरत की बात नहीं कि जिनसी फिजियोलॉजिस्ट जो पहले ही इस बात की तहकीकात कर रहे थे कि खून का बहाव जिनसी तस्कीन और लुत्फ के निज़ाम में कैसे काम करता है। ये साइंसदान लेडी निकोल प्रास थी, जो इस वक्त अमेरिका में ख्वातीन के वियाग्रा के कई जारी मंसूबों में से एक में शामिल थीं। जिनसी आज़ा में खून के बहाव में इजाफा भी ख्वातीन के जिनसी रद्दे अमल का हिस्सा है। जब एक औरत जिनसी जोश में आ जाती है तो जिस्म अंदाम निहानी की दीवारों और कलाइटोरिस तक खून के बहाव को बढ़ाता है, जिससे वो बड़ा हो जाता है, जैसा कि लीबिया मावरा, एक अमल जिसे खून की नालियों में बंदिश कहते हैं। मसला ये है कि कई बार ख्वातीन को एहसास तक नहीं होता कि ऐसा हो रहा है। लेडी प्रायस का कहना है कि हमने बरसों से इसका मुताला किया और ख्वातीन के लिए खून की नालियों में बंदिश का खुद अंदाजा लगाना इतना आसान नहीं। लिहाजा हम जानते थे कि हमारे लिए इस समत में कुछ करने का मौका है, और ख्वातीन ये रिपोर्ट करती हैं कि वो हकीकत में कुछ महसूस नहीं करती हैं। कनाडा में ब्रिटिश कोलंबिया यूनिवर्सिटी के शोबा अमराज निस्वा की प्रोफेसर लोरी बरवट्टू कहती हैं कि ज्यादातर ख्वातीन के जिनसी मसाइल का ताल्लुक जीनियाती इलाके में खून के नाकाफी बहाव से नहीं होता।
ان میں سے سب سے عام وجہ جنسی خواہش کا نقصان اس میں کمی کا ہونا ہے۔ 2000 کی دہائی کے اوائل میں لیڈی پراس بطور گریجویٹ طالب علم خواتین کے لیے ویاگرا کی دریافت کے پروجیکٹوں میں سے ایک میں شامل ہوئیں۔ پراس کو خواتین کے لیے ویاگرا کے پروجیکٹ پر تحقیق کرنے والے گروہ کے ساتھ ملاقات میں یہ جان کر حیرانی ہوئی کہ اس گروہ میں صرف وہی واحد خاتون تھیں، جبکہ باقی بیشتر افراد 50 سال سے زیادہ عمر کے مرد محقق تھے۔ تاہم وہ کہتی ہیں کہ تحقیق کے لیے شرکا بہترین ارادوں کے ساتھ وہاں موجود تھے کہ وہ خواتین کی مدد کرنا چاہتے تھے، مگر پھر بھی انہیں یہ محسوس ہوا کہ اس متعلق کوئی معقول بحث نہیں ہوئی ہے کہ خواتین کا جنسی رد عمل کیا اور کیسا ہوتا ہے۔